सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और आज कौमी असम्बली में एक बार फिर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और यह एहतजाज इसलिए हुआ चूँकि वहाँ पर 7 ऑर्डिनेंसेज में तोसी की करारदाद को मंजूर किया गया। ज़ाहिर हुकूमत के इस वक्त नंबर ज़्यादा हैं और वो इस तरह के ऑर्डिनेंसेज भी ला सकते हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भरपूर एहतजाज वहाँ पर किया गया, शोर शराबा हुआ, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ तक फाड़ दी गई। और उमर अयूब जो कि अपोजिशन रहनुमा, उनकी जानिब से कहा गया कि ये ऑर्डिनेंसेज मुल्क को बेचने के लिए लाए गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन 4.25 सालों में भी हमने देखा कि हर साल कई ऑर्डिनेंसेस आते थे और उस वक्त भी अपोजिशन इसी तरह से एहतजाज करती थी। लेकिन आज रोल्स तब्दील हो चुके हैं। आज जो उस वक्त की हुकूमत थी वो अपोजिशन में आ चुकी है, उस वक्त की अपोजिशन आज हुकूमत में मौजूद है, तो उनके लिए ऑर्डिनेंसेस काबिल कबूल हैं और जिनके लिए उस वक्त काबिल कबूल होते थे आज वो एहतजाज कर रहे हैं। फिर इससे आगे बढ़कर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी सियासी गलतियों को भी तस्लीम कर रही है और जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकें उसको अब गलत फैसले से ताबीर किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अगर शमूलियत इख्तियार नहीं की जाती और जिस तरह मौलाना शेरानी की जमात में शामिल होने की बात की जा रही थी, अगर वो फैसला ले लिया जाता तो हालात कदरे मुख्तलिफ हो सकते थे और फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर अपनी मखसूस नशस्तों से महरूम ना होना पड़ता। तो अब ये एहतजाजी सिलसिला क्या इसी तरह से जारी रहेगा चूँकि हुकूमत तो जो कानून साजी होगी वो भी करेगी, ऑर्डिनेंसेस भी इसी तरह से लाएगी, तो अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी और फिर ताल्लुकात पैदा और आगे बढ़कर तल्ख हो सकते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये आज जो इजलास था उसमें 7 ऑर्डिनेंसेज में तोसी की करारदाद मंजूर हुई, इस पर एतराज़ात क्या हैं आप लोगों को? मैं तो देखिए काइंडली मैं आज खुद डेरा गाजी खान अफ्तारी की सैरी रख के मैं सुबह पहुंची हूँ क्योंकि मेरी अभी मैं प्रोटेक्टिव बेल पे हूँ, तो मेरी प्रोटेक्टिव बेल खत्म हो गई थी। अभी तक भी हम जुल्म और जबर ही बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तक भी जो हाउस का बिजनेस है मुझे उसके बारे में इसलिए इतना इल्म नहीं है कि मैं आज सुबह 9 बजे जो है अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए दोबारा खड़ी थी और उसकी अभी तक मुझे अब खान साहब से लॉयल्टी की सजा दी जा रही है, पाकिस्तान से लॉयल्टी की सजा दी जा रही है। मैं पहले समझती थी कि शायद मेरे ऊपर 25 FIR, अभी तक मेरे ऊपर 42 FIR हो गई है। तो हाउस बिजनेस के अंदर जो एजेंडा है उसके बारे में अभी मुझे ज्यादा इल्म नहीं है क्योंकि मैं खुद आज मैंने असेंबली का सेशन अटेंड किया है, बल्कि मैं आज चूंकि एंटी करप्शन की कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए आ रही हुई थी। अगर आप मुझे कोई ऑर्डिनेंस का कोई रेफरेंस बता दें तो मैं जरूर बात कर सकती हूँ। अलबत्ता मैंने बैरिस्टर गौहर साहब की और अपने चीफ आज की डिस्कशन देखी है, उसका क्लिप मैंने देखा है और वो आज 15 मार्च को जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कॉम्बैट करना था, जिस तरीके से जिसका यूएन के फोरम के ऊपर आज एक डे मनाया जाता है कि किस तरह गुस्ताख रसूल और जिस तरह शान रसूल में हम वो गुस्ताखी करके हमारे दिलों को दिखाते हैं और जाहिर बात इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है और खान साहब ने ही यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ये बात की थी कि जब आप शान रसूल में गुस्ताखी करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर तो उसकी मुसलमानों को तकलीफ होती है और हमारी दिल आज़ादी होती है क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। तो उसके बारे में जरूर उन्होंने बात की थी क्योंकि जिस शख्स ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकदमा लड़ा, जिसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि उसको क्रेडिट देने के बजाय 31 साल की रातों रात उसको सजा देकर आज उसको पाबंदे सलासल किया हुआ है और इस्लामी शरई हदूद को भी पार करके बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो कदगन लगा के उनको भी पाबंद सलासल किया गया। ये ज़रताज साहब, ज़ाहिर है अदालतें मौजूद हैं और अदालतों में अब ज़ाहिर है कि हम उम्मीद यही करते हैं, आपको भी उम्मीद होगी कि इंसाफ होगा वहाँ से फिर जिसके हक में जो भी फैसला है। लेकिन अब ये पहले इजलास में भी हमने देखा था अपोजिशन ने शदीद हंगामाराई की थी, तो पहले इजलास से सिलसिला अभी तक चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में जब असेंबली का इजलास होगा आप लोग फिर इसी तरह से शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे और इजलास की कार्रवाई इसी तरह मुतासिर होती रहेगी? अब्दुल हमीद गुल साहब ये में ज्वाइन कर चुके हैं, तहरीक जमनान पाकिस्तान के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़रताज गुल साहब, हम तो अपोजिशन है, हमारे तो 8 फरवरी को जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ, चादर और चार दीवारी को पामाल करके खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीट के शेलिंग करके लाठी चार्ज करके वर्कर को ज़दोकोब करके हमारी पार्टी का निशान छीन के 200 से ज्यादा निशान दे दिए गए हमें रातों रात। हमारे लीडर को 31 साल की रातों रात फ्रिवलेस केसेस में सजा दी गई है। तो हमने तो फिर भी 8 फरवरी को
अवाम निकली, जुल्म और जबर का बदला उन्होंने वोट के जरिए लिया है। तो हम तो फॉर्म 45 वाले, हम तो 8 फरवरी को जीत चुके हैं। उसी मैंडेट के तहत हम पार्लियामान के अंदर आए, लेकिन अभी तक आपको पता है कि फॉर्म 47 के जरिए, फॉर्म 49 के जरिए हमारे रिजल्ट को जो है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, अवाम पे के मैंडेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है और कर भी चुके हैं। हमारी जो वो थी रिजर्व सीट्स थी और जो हमारी माइनॉरिटीज की सीट थी वो बंदर बांट करके हमसे छीनी जा चुकी हैं। ऐसे में हमने तो जरूर, जारी बात है, हमने तो ऐवान में जाके जरूर हमने एहतजाज करना है, क्योंकि हम तो अवामी मैंडेट के जरिए आए हैं और अवामी मैंडेट के ऊपर ही डाका डाला जा रहा है। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर वो पहले दिन ही अपने भगोड़े नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर आ गए ऐवान के अंदर, जो कि हुकूमत उनको जबरदस्ती दे भी गई और दे भी दी जा रही थी उस वक्त की, और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार चुके हैं, लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने जाके हल्फ ले लिया। इसी तरह रिजेक्ट वजीर आजम है, तो उनका एहतजाज का तो हमें कोई तुक समझ नहीं आता। वो तो ज्यादा चीख रहे होते हैं, वो तो ज्यादा ऐवान को जो है वो पामाल कर रहे होते हैं उसके तकद्दुस को। हमारा तो काम है, हम अपोजिशन है और हम आवाम की मैंडेट के लिए ये आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक आगे पार्लियामान की जाने की बात है, अगर पार्लियामान के अंदर फॉर्म 47 वाले जबरदस्ती आके हल्फ लेंगे, आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि असेंबली में तो इसी तरह एहतजाज चलता रहेगा और हुकूमत को सोचना पड़ेगा। ज़रताज साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो तैमूर साहब, अब जाहिर है ये ज़रताज साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को सोचना होगा। मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम अभी भी लगाया जा रहा है हुकूमत पर, और मैंडेट पर जो एतराज़ात थे, इलेक्शन के नताइज पर जो एतराज़ात थे, वो आपकी भी जमात को थे, लेकिन जाहिर है कि आपने आगे बढ़ने का तहैया किया, आप आगे बढ़ें, सिस्टम को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जो जमातें अपोजिशन में, वो तो फिर अपने इस क्लेम को दोहराती रहेंगी बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैंडेट चोरी हुआ है तो उसकी शुरुआत तो हुई है KPK से। तो सबसे पहले तो KPK में ये शिकायत करें जहाँ पर इनके छक्के लग गए, जहाँ पे इनकी चीटिंग हो गई, जहाँ पे एम्पायर की जो मशहूर उंगली है जिसके कहने पर इमरान नियाजी चलते थे, जहाँ पर एम्पायर की उंगली उनके नज़र आ जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह तो नहीं होता। ये याद करें वो इलेक्शन जब जनरल बाजवा के कहने के अलावा इनके मेंबर कंप्लीट नहीं होते थे, जनरल फैज़ जब तक हुक्मनामा नहीं पेश करते थे इनके मेंबर नहीं आते थे, जब ये कहते थे कि जनरल बाजवा जैसा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरे पाकिस्तान ने कभी देखा ही नहीं है, तो आज उनको ही उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये वो लोग हैं, ये वो कौम है, ये वो अवाम है पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जो कि आदी है चमचे से खाने की, इनको बैसाखी पे चलने की आदत है, तो ये अपने आप पर, अपने पैरों पर चल नहीं सकते हैं। जब इनको 2018 में रिग करके इलेक्शन इनको जिताया गया, जब RTI सिस्टम को बंद कर दिया गया, तब ये बहुत खुश थे। जब इनको जबरदस्ती लोग ला के पेश किए गए, तब ये बहुत खुश थे। और आज जब नताइज पर तो एतराज़ात आपकी जमात को भी थे ना, आपको भी ये शिकायत थी कि आपकी ये 54 सीटें ये दुरुस्त फैसला नहीं है, आप लोगों ने भी इससे ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं। इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इनिशियल डेज में आप लोग का एक क्लेम था। बिल्कुल, हर किसी का क्लेम हो सकता है। और क्लेम का तरीका क्या है? क्लेम का तरीका यह है कि जब आपको किसी चीज़ पर एतराज़ है तो आप इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, आप कोर्ट्स का रास्ता आपके लिए खुला होता है और आप फिर उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ और वो आपको जजमेंट दें। ये थोड़ी होता है कि आपने पूरा जो अवाम का जो तकद्दुस होता है पामाल कर दिया है। आप आके ना स्पीकर को बोलने दे रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर को बोलने दे रहे हैं, ना किसी और को बोलने दे रहे हैं। उल्टे सीधे घटिया अल्फाज, गंदी लैंग्वेज, गंदे इशारे, मतलब वो एक घटिया सोच जो कि हम समझ रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि शायद अब बेहतरी आएगी उसकी तरफ। ये नहीं सोच रहे हैं कि इस मुल्क का क्या होगा, ये नहीं सोच रहे हैं इस इकोनॉमी का क्या होगा, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि खान जो है, जो कि सबसे करप्ट तरीन आदमी था, वो और उसका माफिया जेल से बाहर से निकले। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम वापस हुकूमत में कैसे आए और फिर कैसे लूटें पाकिस्तान को। तो इस तरह से नहीं होता है। जब आप अपनी हुकूमतें खुद छोड़ के जाते हैं, फिर आपको वापस हुकूमत में भी आने का शौक है। चले वो सब चीजें तो पाकिस्तानी आवाम दरगुजर कर देगी, पर आप आज जाके UN को कहते हैं, EU को कहते हैं कि हम पे सैंक्शन लगा दें ताकि हमारी जो ट्रेड है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर असरअंदाज हो। आप जाके IMF को कहते हैं कि लोन मंजूरी ना करें ताकि जो ऑलरेडी
जो इन्फ्लेशन में पिसी हुई आवाम है वो और मजबूत। जी, अभी IMF के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज क्यों किया गया, किसके, अब ये सवाल भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर उठाएंगे और सरदार साहब से इस पर उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये कैसे चलेगा मामला आगे? अपोजिशन और हुकूमत में अगर तलखी और कशीदगी इस हद तक बढ़ जाएगी कि हर असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र हो जाएगा, तो जो बड़े बड़े फैसले करने हैं, जो रिफॉर्म प्रोग्राम अभी शुरू करना है, जो पाकिस्तान के हक़ में अभी बड़े डिसीजंस लेने हैं, फिर उनकी तरफ कैसे बढ़ पाएगी हुकूमत अगर कोई मुफाहमत का रास्ता नहीं निकल सकेगा तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि अगर मकसद आपने आवाम की सहूलत के लिए करना है काम, फिर तो मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन अगर आप आवाम की सहूलत नहीं चाहते, फिर आपको ऐसे ही असम्बली के अंदर भी नज़र आएगा, आपको जो है वो अमेरिका के आगे वहाँ अफ्तारी करते हुए लोग नज़र आएंगे, IMF के दफ्तर के सामने ऐन उस वक्त जबकि IMF जो है वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया है। अब अगर ये पैसे मिलेंगे तो इससे आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर होगी, उसकी जो मुश्किलात में जो है वो थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, कोई हमारे जो मईशत है उसके अंदर कुछ एक जान आ जाएगी। अगर ऐसे वक्त में एहतजाज किया जा रहा है, कभी यूरोपियन यूनियन को ख़त लिखे जाते हैं, कभी आप उन सेनेटर्स को हायर करते हैं, कभी आप लॉबिस्ट हायर करते हैं, पूरे दुनिया के अंदर तमस्खर बना रहे हैं। एक तरफ जो है वो अफवाज के हवाले से बात की जाती है, दूसरी तरफ अफवाज के लोगों की तस्वीर को आप बाकायदा वहाँ वैन्स के ऊपर लगा के, उनके ऊपर स्क्रीनें लगा के आप जो है वो न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर जो है वो आप तशहीर करते हैं, तजलील करने की कोशिश करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जब आदमी अपने पेट से कपड़ा उठाता है तो असल में वो ख़ुद जो है अपने आप को पेश कर रहा होता है। ये बहुत मेरे ख्याल में एक अलमिया है। दूसरी बात यह है कि अभी जो असम्बली के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, अभी बड़ी एक खुशाइन मुलाकात हुई वज़ीर आज़म और KPK के वज़ीर आला की, लोगों के अंदर एक अच्छा तासुर गया, लेकिन उस तासुर को ज़ायल करने के लिए मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने तमाम शराइत जो है वो तस्लीम कर ली और इस तासुर को ज़ायल करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन मेरा ख़्याल है इस किस्म की एजिटेशनल जो सियासत है, इससे एक तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इत्तफाक राय नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर वज़ीर आला आके वज़ीर आज़म से मिलते हैं और एक खैर सगाली का एक मामला आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ जो है आज आप जो हंगामा आराई करते हैं जो आपको रोज़ाना नज़र आ रही है, और फिर हंगामा आराई करके आप नतीजा क्या निकलेंगे सिवाय इसके कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जो किए जाने वाले इक़दाम हैं। अब्दुल्ला साहब, कदा कलामी की माज़रत, लेकिन ये जो एहतजाजी सियासत ये शुरू हुई है 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी के बाद ये मौका किसने दिया? अगर इलेक्शन कमीशन 24 से 36 या 48 घंटों में नताइज को शफाफ तरीके से मंजर आम पर ले आता, कोई डिले ना होता, इन लोगों के पास अपने फॉर्म 45 और 47 बकौल इनके वो सबूत मौजूद ना होते, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। ये बात तो दुरुस्त बात है, इसमें तो मतलब कोई वो ये नहीं है, ये बिल्कुल हक बजानिब है इस बात के ऊपर कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द से जल्द का, देखे ना माजी में RTS बैठा, इस बात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो मैनेजमेंट सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो बैठ गया। पहले नाम ही गलत है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? मतलब आप अंदाज़ा कर लें। अब दूसरी बात यह है कि जो अभी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया वो तो इत्तफाक़ राय से आया, दरताज भी यहाँ बैठी हुई हैं, इनको जब इलेक्शन वहाँ से रिलीफ मिलता है हाई कोर्ट से पेशावर के, ये बात अलहदा बात है। मैं इनके से सवाल भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप पूरा पंजाब छोड़ के, पूरा फेडरल छोड़ के, इस्लामाबाद कोर्ट को छोड़ के आप वहाँ पहुँच गई, जो कि ज़ाहिर है बहुत दूर दराज इलाका है, लेकिन बहरहाल आपको रिलीफ मिला, तब वो ठीक था फैसला। लेकिन अब जो अगर उन्होंने किया फैसला तो वो गलत है, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर है ना, और मुत्तफ़िका राय के साथ हुआ है। उन्होंने तमाम जज साहिबान ने एक फ़ैसला दिया, लेकिन असल मसला ये है कि अगर सियासत करनी है तो मैं ये समझूंगा कि उसके अंदर जो है वो आपको सोच समझ के फ़ैसले करने पड़ेंगे। अभी देखें ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जिस तरीके से बातचीत आ रही है, जो चीज़ें तश्तज़बाम हो रही है, जो मरवत साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कुछ और बात कर रहे हैं, जो गौहर साहब कर रहे हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, जो खान साहब के करीबी हैं वो कोई और बात कर
रहे हैं, यानी कि एक दरमियान में कहीं बहुत बड़ा खला मौजूद है। और फिर अलीमा खान साहिबा इस तमाम खला को पुर करने के लिए मैदान में कूद पड़ी हैं। अब देखते हैं कि क्या ये मौरूसियत की तरफ एक कदम है या नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह और बहबूद और इस गरीब कौम पर रहम करने का वक्त है। तो अब्दुल्ला साहब, ये जो पॉइंट अब आपने उठाया, ये ज़रदाद साहिबा के सामने मैं रखता हूं कि निज़ाम से बदतन हो जाएं। जब अदालत से एक फैसला अपने हक में आ रहा है तो वो फैसला बिल्कुल ठीक है, अदालत की तारीफ हो रही है, लेकिन अगर फैसला खिलाफ आ रहा है तो उसको फिर एक्सेप्टेबल नहीं कहा जा रहा। और फिर सियासी होमवर्क अपना पहले मुकम्मल नहीं किया गया ज़रदाद साहिबा इलेक्शन से पहले। जो अब मरवत साहब कोई और बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हम शामिल ही नहीं होना चाहते थे, शामिल होना हमारी गलती थी जिसकी वजह से फिर ये सीट से हमें महरूम होना पड़ा। अच्छा, आई होप कि आप मुझे टाइम देंगे, क्योंकि जारी बात है ये 2 अगेंस्ट 1 है, तो मैं हूँ भी अपोजिशन में, तो आप मुझे आई एम श्योर कि आप मुझे टाइम देंगे। सबसे पहले बात ये है कि जब निज़ाम नंगा होता है ना, जब इंसान की, जब सिस्टम की इंसल्ट होती है और जब लोगों के उसके ऊपर करतूत या होते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं कि आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जिस तरह 8 मार्च को पिछली दफ़ा या पिछले 2 साल से जिस तरह PDM की इमारत पर पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ मुजालिम हो रहे हैं। और इनकी अपनी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि खवातीन प्रिजनर्स में 60% से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इन 2 सालों में इजाफा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है PMLN और PDM के माथे का झूमर है कि खवातीन को सबसे ज्यादा सड़कों के ऊपर घसीटने का, लाठीचार्ज करने का, इज्जतों की पामाली का, चादर और चार दीवारी को पामाल करने का सारा क्रेडिट जो है PDM को और PMLN को स्पेशली जाता है। अगर आप हक आज़ादी राय या किसी को ह्यूमन राइट्स नहीं दे सकते हैं, बेसिक राइट्स, और आप सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद जो है आप ट्विटर बंद कर देते हैं, एक्स बंद कर देते हैं, फेसबुक बंद कर देते हैं, नेटवर्क बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो बंदा भी अपनी आवाज़ उठाता है आप उसको घर से उठा लेते हैं, उसके घरों के ऊपर जो है वो लोग आ जाते हैं और उनको अबडक्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद जब उसके घर वाले कोई आवाज़ उठाते हैं तो आप उनकी भी आवाज़ बंदी कर दी जाती है। तो सिस्टम जब इस तरह एक्सपोज होता है तो इसकी इंसल्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आ जाती है। इसके ऊपर किसी और ने सिस्टम को नंगा नहीं किया। ये जिनको कुर्सी के बंदर बांट दी गई थी, जिन्होंने पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जिस तरह आपस में बंदर बांट की, एक के वालिद मोहतरम को जो है वो सदर बना दिया गया, दूसरे के चाचा जी को रिजेक्टेड वज़ीर आज़म बना दिया गया। साहिबा, पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था जब इलेक्शन का नतीजा सामने आया। आप लोगों की जमात के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें, उस वक्त तो आप आज़ाद हैसियत में थे, सबसे ज़्यादा नशिस्तें आपके पास थी, तो पीपल्स पार्टी ने तो आपको कहा था आए मिलकर हुकूमत बनाएं, आपने उनको पॉजिटिव जवाब ही नहीं दिया। तो काइंडली मैं इसलिए तो आपसे आगे मैं इस चीज़ के ऊपर आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उसके बाद जब सिस्टम के अंदर एक ऐसे शख्स को जो कि रिजेक्टेड है, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, जो 8 फरवरी को वज़ीर आज़म नहीं बना, आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के जब उसको जबरदस्ती कुर्सी दी गई, तो ऐवान के अंदर भी ऐसा होगा और मुल्क के अंदर भी ऐसा होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों के ऊपर डाका नहीं मारा गया, 12 करोड़ वोटर हैं और 25 करोड़ आवाम है, या उनके मैंडेट की भी तौहीन की गई है। देखिए आवाम के पास क्या ताकत है, आवाम के पास तो बदमाशी तो नहीं है ना, आवाम तो इस तरह किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती। आवाम के पास तो एक ही टूल है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होगा और वो है उनकी वोट की पर्ची। वोट की पर्ची 8 फरवरी को उन्होंने इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान के नुमाइंदों को दे दिया, लेकिन अभी तक भी हज़ारा जो है वो हमारे मैंडेट को डाका मार के छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जबरदस्ती 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को देनी है। अब आगे आप बात करते हैं कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखा और GSP प्लस की जो थी या यूरोपीय यूनियन को खत लिखा। मेरे ख्याल में इस तरह प्रोपेगेंडा नेशनल टीवी पे बैठ के, या इस तरह जब आप रिस्पॉन्सिबल एक मुल्क के नुमाइंदे होते हैं और आप कोई ऐवान में भी आप आ गए होते हैं, अगर आपको जबरदस्ती की हुकूमत दे भी जाती है या जबरदस्ती के एनालिस्ट बनते हैं, तो थोड़ा सा बंदा फैक्ट्स एंड फिगर्स को फॉलो कर ले। सबसे पहला तो ये कि IMF को जो खत लिखा गया था उसमें सिर्फ एक ही बात की गई थी कि जब IMF का वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, खान साहब के पास जब तशरीफ लाया था, तो एक ही बात की गई थी, हम चाहते हैं कि मुल्क का पहिया इसी तरह चलता रहे, माशी पहिया चलता रहे, लोगों को रिलीफ मिलता रहे, आप IMF के प्रोग्राम को पाकिस्तान के साथ चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यही दहानी कराई। दूसरी बात, अब GSP प्लस यूरोपीय यूनियन के हवाले से ये IMF को खत वाला जो मामला ज़रदाद साहब, इस पर हम जरा छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ब्रेक से पहले मैं चाह रहा हूँ तैमूर तालपुर साहब से भी उनका एक कमेंट ले लूँ कि तैमूर साहब, अगर मामला कोई 6, 7, 8 सीटों का हो, उस पर धांधली का हो, तो इलेक्शन कमीशन बंदा जाए, मुतल्लिका इदारों में जाए, लेकिन ये तो कोई 85 से 90 सीटें क्लेम कर रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा सीट्स के लिए फिर अगर वक्त पर डिसीजन नहीं होगा या इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर इस तरह की एहतजाजी सूरत हाल तो पैदा होगी। एहतजाजी सूरत हाल तो ये पैदा करना चाहते हैं, उस मुल्क को
अनस्टेबल ये करना चाहते हैं। इनकी सच्चाई पाकिस्तान के साथ तो आज फिर सामने आ गई, जब मुझे दुख के साथ, मुझे दिली दुख हुआ जब गाजा की रेजोल्यूशन पे इस पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद जो भी है, इन्होंने नो के नारे मारे सिर्फ क्योंकि इनको इजरायली फंडिंग आती है। इन्होंने नहीं सोचा अपने गाजा के बहनों भाइयों के बारे में। मतलब मेरा उस वक्त शर्म से ये हाल था कि मैंने टीवी को बंद कर दिया। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे ही पाकिस्तानी इलेक्टेड नुमाइंदे गाजा के खिलाफ नो के नारे मार रहे हो। तो इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज जरताज गुल साहिबा बता रही हैं कि उन्होंने क्या लिखा था और क्या कहा था आईएमएफ को, पर आपको और मुझे पता है इन लोगों ने क्या कहा था। जो इनकी ऑडियो लीक्स हुई थी, जब इनके केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये तो मुल्क के खिलाफ जा रहा है, मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, तो उन्हें कहा जी खान का हुक्म है, खान का हुक्म है तो आप पाकिस्तान को तबाह बर्बाद खुना खास्ता कर लेंगे, आप पाकिस्तान के इदारों के ऊपर आप अटैक करेंगे। इस तरह नहीं होता। आज जो असली चलें, और अभी भी जो भी एतराज़ात हैं उसके लिए मुतालिब हैं, तो फिर आईएमएफ को क्यों अप्रोच किया जाता है? मुझे साहब मौका दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जो एहतजाज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर किया है उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि आखिर उसका मकसद क्या है। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अमेरिका में आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एक एहतजाज किया गया और उस एहतजाज का मकसद ये था कि आईएमएफ से मुतालबा किया गया कि जो अगली किस्त का इजरा है, जो $1.1 अरब की पाकिस्तान को मिलनी है एक स्टैंड बाय मुआहदे के तहत, उसको मशरूत किया जाए। जो इंतखाबात में धांधली है उसकी शफाफ तहकीकात से। तो अब इससे पहले एक जब ख़त लिखा गया था तो उस पर भी वजाहत दी गई थी कि उसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई, लेकिन आईएमएफ ने उस खत का जवाब दे दिया था कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान को ये खुद देखना पड़ेगा और आईएमएफ ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। अब ये इस एहतजाज के जरिए इस वक्त क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और क्या पाकिस्तान और आईएमएफ की डील पर यह असरअंदाज मामला हो सकता है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे सेगमेंट में। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो एहतजाज इस वक्त किया गया है, क्या इसका कोई एक मनफी तासुर जन्म ले सकता है? इस वक्त आईएमएफ का वक्त यहाँ मौजूद है, 4 रोज़ा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और ऐसे वक्त में आईएमएफ के दफ्तर के बाहर यह एहतजाज हो रहा है, क्या पैगाम जाएगा इससे? देखें, जितना पाकिस्तान का आईएमएफ को ज़रूरत समझता है इतना ही आईएमएफ के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपको पता है बैंक जो हैं वो तो कर्ज़ों पे ही चलते हैं। हाँ, उनकी शराइत और उनके मामलात कुछ और हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है। आपने जैसे खुद ही शुरू में बता दिया कि आईएमएफ को ख़त लिखा गया और फिर आईएमएफ का जवाब आ गया बड़ा वज़नी, और उन्होंने कहा कि जी इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अभी अगर थोड़े से माजी के अंदर आप चले जाएँ तो अंदलीब अब्बास साहिबा ने और शीरीन मज़ारी साहिबा ने एक ख़तूत लिखे थे, ईमेल्स लिखे थे, बाकायदा उनको किस तरीके से पोस्ट करना है, किस तरह से उस पर से कोड आना है, किस तरीके से आगे जो है आपने उसको आपने रजिस्टर करवाना है, ये पूरा एक वीडियो पैगाम बना के अंदलीब अब्बास साहिबा का मौजूद है। और इसका क्या मकसद था? फिर इसी तरीके से अगर आप माजी में मज़ीद चले जाएं तो मेरे ख़्याल में हमें ये देखना है कि तमाम कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान और इसकी रियासत के सलामती के इदारों को एक टैग कर दिया जाए कि जी ये वो ममालिक है, ये वो मुल्क है जिसके अंदर जो रियासती जो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं वो जन्म ले रही हैं। ये असल इसका मकसद है, ताकि हिंदुस्तान को तो ह्यूमन राइट्स वायलेटर के तौर पर जाना पहचाना जाता है, अब पाकिस्तान को भी टैग कर दिया जाए। आपको याद होगा कि खान साहब अमेरिका के दौरे पे थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बाकायदा दाइश को ट्रेन करती है। ये वो ऑन रिकॉर्ड एक थिंक टैंक है, वहाँ ब्रुकिन्स इंस्टीट्यूट, उसके अंदर ये बात करके आए थे। फिर वो ईरान गए और ईरान के अंदर उस वक्त के जो वहाँ सदर थे उनके सामने ये बात की कि जो आपके मुल्क में दहशत गर्दी होती है उसके अंदर पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मुलविस हैं। अब ये बतौर वज़ीर आज़म ये दोनों बयानात जो हैं देने का क्या मकसद है? अभी अगर स्टेट टेलीविज़न की, क्योंकि ये बात मेरे पे डायरेक्टली की गई है इसलिए मैं जवाब देने का पूरा हक रखता हूँ। पहली बात यह है कि मैं तो एक अलहदा इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, अपना मैं ना हुकूमत में हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैका लॉ जब आया था
और वो ऑर्डिनेंस जब पास किया गया जिसकी वजह से सहाफ़ियों का जीना मुहाल हो गया, तो वो किसके ज़माने में किया गया था? क्या वो वायलेशन नहीं थी लोगों के हकूक़ की? फिर इसी तरीके से चौक यतीम खाना के अंदर जिस तरीके से तहरीक लब्बैक को मारा गया, क्या वो वायलेशन नहीं थी? फिर इसी तरीके से जो पंजाब के अंदर अंधों और नाबीनों को, चलें औरतें तो फिर भी एक जगह, जो अंधे लोग हैं, नाबीना लोग हैं, उन पर लाठी चार्ज किया गया बुलदार प्लस साहब की हुकूमत के अंदर, तो वो क्या था? क्या वो हकूक़ों की वायलेशन नहीं थी? फिर इसी तरीके से हम अगर आगे चले जाएं तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो एक शाहीवाल का वाक़या हुआ था जिसके अंदर बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियां मार दी गई थी, उनके चाचे को गोलियां मार दी गई थी, वो उन लोगों का क्या बना हुआ? क्योंकि 54 लोग, सुनिए 54 लोग मुलव्विस थे और कंप्लीट कर लीजिएगा जल्दी से, कर दिया गया था। मेरा ख्याल है कि ये जो 29 ऑर्डिनेंस भी तो एक दिन में पास हुए थे ना माजी में, हमें उनको भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो ज़ाहिर है उस वक्त क्योंकि हुकूमत में थे, आज हुकूमत में नहीं है, इसलिए वो काबिल कबूल नहीं है। तो अब ज़रदार साहिबा, यही पेशावर हाई कोर्ट था जहाँ से आपको बल्ले के निशान का जो फैसला आया वो हक में आया, तो आप लोग उस पर बड़े खुश थे। तो अब ये इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर मुतल्लिका फोरम्स पर क्यों नहीं जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट आप जाएँ, आप पहुँच गए IMF के दफ्तर के बाहर, ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? अच्छा, सबसे पहले बात तो यह कि इस मुल्क में जुल्म की सबसे बड़ी दलील ये है कि जी ये जुल्म पहले भी हुआ है, लिहाजा जो अब जो जुल्म हो रहा है, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप 31 साल की फ्रिवलेस केसेस में सजा दे देते हैं, चाहे बुशरा बीबी के बरता खातून के शरई हदूद में उनके निकाह को तकजीब में जो है वो डाल देते हैं, या आप कैंसर की एक बूढ़ी खातून जो है, जो कि एक्स मिनिस्टर भी रहे डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप उसको इंसाफ की फराहमी नहीं देते और आप उसको नवाज शरीफ से जबरदस्ती हरा देते हैं, या रेहाना डार साहिबा जो कि ख्वाजा आसिफ को हरा चुकी हैं और आप जाते हैं और उसके एक वालदा हैं, आप उसके गरेबान में हाथ डालते हैं, लेकिन फिर उसके मुकाबले जिस शख्स को फॉर्म 47 के जरिए जितवा देते हैं, आप उसको जो है वो डिफेंस मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये जो दलील है इस मुल्क के अंदर के पहले भी जुल्म हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की जो है वो चादर दीवारी को पामाल करो, उसके से बल्ले का निशान छीन लो, 2 से ज्यादा उसको निशानात दे दो, उसके लीडर को 31 साल की रातों रात सजा दे दो, और जो बच गया है उसको गोली मार दो। हमारे कोई 22 से ज्यादा जो है वो कारकुन इस वक्त शहीद हो चुके हैं। तो इस तरह के बनास्पति एनालिसिस जो टीवी पे बैठकर देते हैं, पहले जरूर ये झांकना चाहिए कि क्या इमरान रियाज साहब के साथ जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है सच की बात साहबा, ये इन तमाम वाकयात के सबूत और शवाहिद लेकर आप अपनी मुतल्लिका अदालतों में भी तो जा सकते हैं, यहाँ पर भी तो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो 2 साल से PDM का PMLN का जुल्म और जबर और ज्यादती सहने के बावजूद भी फेडरेशन की अलामत है, खान साहब फेडरेशन की अलामत है, जेल के अंदर बैठ के हमें उन्होंने इलेक्शन जितवाया, इसके बावजूद चाहे इंसाफ मिले ना मिले, हम हमेशा कानून का ही दरवाजा खटखटाते हैं, चाहे हमें स्पीकर साहब को रूलिंग के लिए कहना पड़े, चाहे हम इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन देने पड़े, चाहे हमें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो हमेशा कानून और आइन की पासदारी करती है। जहां तक मेरे भाई साहब ने फरमाया कि आज जो गजा की पट्टी के लिए या फलस्तीन के लोगों के लिए वो हुआ, देखिए कोई भी इस वक्त नया नहीं है। आई थिंक सारे सीजन पॉलिटिशियन है, उन सबको पता है कि जब आप पार्लियामान में जाते हैं, पार्लियामान का हाउस का बिजनेस का एजेंडा ये होता है कि अब आप जब किसी नेशनल डे पे रेजोल्यूशन पास करते हैं तो वो रेजोल्यूशन पहले तमाम चीफ मिलके सारे इकट्ठे उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसको जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट करने के बाद वो एजेंडा आपकी टेबल के ऊपर जो है वो ले आउट कर दिया जाता है। उसके बाद वो रेजोल्यूशन वो पास हो जाती है, चाहे अब आप भुट्टो साहब के लिए करें, चाहे वो आप इमरान खान के लिए करें, या खवातीन के हकूक के लिए करें, या आप 15 मार्च के इस्लामोफोबिया के इमरान खान की जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लिए कोशिश है, चाहे आप उसको मनाएं, चाहे आप बेगुनाह जेल के कैदियों के बारे में बात करें। नाम लगा के स्टेटमेंट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक GSP प्लस की मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जबरदस्ती बनी गए फॉर्म 47 वाले, उनका काम है कि वो हुकूमत को और उनकी परफॉर्मेंस को बताएं। ठीक है, यानी आप जाहिर है कि चूंकि आपके पार्टी हेड इस वक्त जेल में हैं तो आप उनके लिए एहतजाज करेंगे और असेंबली में करेंगे। तैमूर साहब, जाहिर है ज़रदार साहिबा कह रही हैं कि आप लोगों ने भी अपने अपने लीडर्स के लिए एहतजाजी सिलसिले रखे हुए हैं, इससे पहले भी हमने माजी में भी देखा है असेंबली में एहतजाज होते हुए, तो आखिर फिर इनके एहतजाज पर आप लोगों को क्यों इतना एतराज़ हो रहा है? हम तो जी वो लोग हैं, जब शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया तो हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ये तो वो लोग हैं, अभी
इमरान नियाजी की ने वो जो ड्रामेबाजी की, जो चल रहा था व्हील चेयर के ऊपर और रेंजर्स को देख के खड़ा हो गया लूट करने के लिए, वो नाखून ना कटवा सका तो ये मुल्क तोड़ने की बातें करना शुरू हो गए। ये वो लोग हैं, ये वो कौम है जिसने सिर्फ अपनी हुकूमत वापस लाने के लिए हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर उल्टा सीधा कहा, हमारे कायद-ए-आज़म के घर पे हमला किया। तो इनकी, इसको आप क्या कहते हैं? ये जहालत है या ये एहतजाज है? अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो हम कोर्टों में गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने 13.5 साल जेल में काटे, हमने एक बार भी पाकिस्तान के नुकसान की बात नहीं की। हमने तब भी कहा पाकिस्तान एक लाइन पर चले। और आज एक तरफ ये नारे मारते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और एक तरफ इनके चीफ मिनिस्टर केपी के आके बात करते हैं हमारे साथ, क्योंकि उनको अकल के नाखून आ गए हैं। वो शायद एक अच्छी मजबूत पोजीशन पे बैठ के समझ गए हैं कि वफाक के बगैर सूबा तरक्की नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला इन सबको ये अकल दे, ये नजरिया दे कि ये इमरान नियाजी की गंदी सोच को छोड़कर और ये पाकिस्तान के बारे में सोचें। आज डॉलर 5 रुपए जो है, 5 रुपए का फायदा हुआ है, ऊपर गया है डॉलर। आज रूस, आज ईरान, आज रशिया खुश बैठा है, आज सऊदी अरेबिया खुश बैठा है। वो आगे जाके हमसे 5-5, 10-10 साल के मुआहदे करने को जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क में इस्तेकाम है, क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी है। उनको पता है कि सियासी लोग हैं। अगर सदर जरदारी को देखते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है, और एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो भी उनको कॉन्फिडेंस आता है। और अब ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और मरकज़ वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहता है, और माजी में ये अपोजिशन और हुकूमत की तलखी कशीदगी कम होती है। यानी बहुत बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहबा, अब्दुल हमीद गुल साहब और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IMF ने अब पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया है। ये मुज़ाकरात कितने कामयाब होंगे और पाकिस्तान के लिए आगे क्या होने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है अगली किस्त के लिए, और फिर जो अगला प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए उसके लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिसमें अब इदारों की निष्कारी से मुताल्लिक भी IMF की जानिब से बात की जा रही है। रिफॉर्म प्रोग्राम भी कोई नया निकल कर सामने आ सकता है, और जब भी रिफॉर्म की बात होती है तो ऐसा क्यों लगता है कि एक बार फिर रिफॉर्म के नाम पर मुल्क में बिजली महंगी होने जा रही है, गैस महंगी होने जा रही है, टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है, ओवरऑल महंगाई बढ़ने जा रही है। तो क्या रिफॉर्म का मतलब सिर्फ महंगाई ही होता है? और इस बार जो रिफॉर्म्स किए जाने हैं वो किस नौयत के होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, पाकिस्तान में इससे पहले भी हमने बिजली, गैस और ओवरऑल सारी चीज़ें महंगी होती देखी हैं। जब भी हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं महंगाई का एक नया तूफान सामने आता है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हमने IMF से कर्जे की दरख्वास्त नहीं की है बाकायदा, तो कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। तो ये तो स्पेकुलेशन है। लेकिन जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि जो 23 प्रोग्राम अब तक हमने किए हैं IMF के साथ, उसकी आड़ में हुकूमतों ने उसकी आड़ में आवाम पर टैक्सों का बोझ डाला और बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, रुपए की कदर गिराई और मईशत को तबाह किया। तो ये उसकी शराइत की आड़ है। लेकिन IMF खुद भी ये चाहता है अमेरिका की ईमा पर कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर ना हो, जिसे हम कहते हैं मुल्की और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को इतनी तबाह हो गई है कि हमें हर हालत में और हर कीमत पर IMF का कर्जा चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी तो हमने बाकायदा दरख्वास्त नहीं की है, लेकिन वज़ीर ख़जाना जो नए हैं उन्होंने जिन बातों पर तरफ इशारा किया है उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वही कुछ होगा जो इससे पहले के 23 प्रोग्रामों में हुआ था, और मईशत में पायदार बेहतरी की कोई अगर उम्मीद थी तो ख़त्म हो गई। उन्होंने ये कहा कि हम पहले मईशत को इस्तेहकाम देंगे और उसके बाद जो है मईशत की तरक्की तरफ जाएंगे। ये वो बात है जो IMF ने 1988 से कही है, और 2005 में मैंने किताब की थी, उसका नाम यही था कि माशी तरक्की या इस्तेहकाम। तो वही साबित किया था कि माशी तरक्की कभी नहीं होती, वरना इस्तेहकाम आर्जी होता है, और जब ये तरक्की की कोशिश करते हैं वो बैठ जाएगा। उन्होंने वही बात अब फिर कर दी, तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये शाहिद साहब, जो अब तक हमने 23 प्रोग्राम IMF के जिसके लिए हमने अप्लाई किया और हासिल किया, अब ये 24वां प्रोग्राम तो शायद सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा? खुर्रम शहजाद साहब से मैं जान लूँ, फिर आपकी तरफ भी वापस आता हूँ। डॉक्टर साहब, खुर्रम साहब, ये 24वां प्रोग्राम क्या आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का IMF के साथ, या अभी पाकिस्तान की मईशत इस काबिल नहीं हुई है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आगे हमें मजीद प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी?
जी बिल्कुल, आगे प्रोग्राम्स की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी। अब देखें, ये आखिरी प्रोग्राम होना जो है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बड़ा डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिटिकल विल कितनी है, जिसकी बुनियाद पे जो है ये सारा काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये मुमकिन नहीं है, बट ये मुमकिन है अगर कुछ रिफॉर्म्स ऐसे किए जाएं जो कि पिछले कई सालों से नहीं हुए हैं, जिसमें 4 बड़े रिफॉर्म्स मुझे नजर आते हैं, जो कि 4 से 5 बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो उन एरियाज में होने चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है फिर अगर हमने ये ट्रू सेंस में रिफॉर्म्स किए, इस तरह इस्लाहात की, तो फिर शायद हमें IMF की उतनी जरूरत ना पड़े। उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा फिस्कल डेफिसिट को जो है वो ठीक करना, अपने खर्चों को कम करना और टैक्सेस सही जगह लगाना और फॉर्मल इकोनॉमी से टैक्सेस को कम करना, ताकि ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और इन्फ्लेशन में कमी हो। और दूसरी जो बड़ी चीज है वो है कर्जों में कमी करना, या कर्जों को मैनेज करना, या कर्जों को किसी तरह से कम करके उसे मैनेजेबल बनाना। तीसरा बड़ा रिफॉर्म एनर्जी में होगा, जो कि एनर्जी की सप्लाईज को बेहतर करना, सस्ता करना और एनर्जी को जो है वो इतना ज्यादा जो है वो इस काबिल बनाना कि हाउस होल्ड से लेकर इंडस्ट्री से लेकर सब जो है सस्ती बिजली जो है, सस्ती जो फ्यूल है वो उन्हें मिल सके। चौथा रिफॉर्म जो होगा वो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मैं कहूँगा स्टेट ओन कंपनीज जो हैं, उनसे निकलना गवर्नमेंट को और उसे प्राइवेटाइज करना, या फिर स्ट्रक्चर इस तरह से करना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो और जो गवर्नमेंट है उसका काम बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर सरमायाकारी हो सके, ना कि खुद बिजनेस में रहना। और खुर्रम साहब, ये सारे रिफॉर्म्स करने की कैपेसिटी इस वक्त इस नए वजीर खजाना में और नई हुकूमत में है। पहले आप ब्रीफ इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर डॉक्टर साहब से भी इस पर मैं कमेंट लेता हूँ जरा। जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, जरा रिपीट करेंगे। ये जो अभी चूंकि वजीर खजाना नए नए हैं, अभी तो वो आए हैं, हुकूमत भी नई है, तो ये कैपेसिटी, ये विल आपको नजर आ रही है इस हुकूमत में? शॉर्टली आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर डॉक्टर साहब से भी ये मैं पूछता हूँ। देखिए, वजीर खजाना जो नए आए हैं उनकी तो विल डेफिनेटली होगी, क्योंकि इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है वो छोटी चीज नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो उनकी सारी कोशिश होगी कि ये सारी चीजें की जाए और इनसे जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी पहले लाई जाए इकोनॉमी में, उसके बाद फिर ग्रोथ की तरफ जाया जाए। तो मेरे ख्याल में इनकी अपनी तो विल होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलिटिकल विल रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो ये चाहते हैं, क्या वो एक पेज पर हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो पेन ले सकें? अब आवाम पे पेन डालना जो है मुनासिब नहीं है। अब गवर्नमेंट को खुद पेन लेना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, अपने वोट बैंक पे टैक्स लगाना पड़ेगा, अपने वोट बैंक से निकलना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इकोनॉमी को। ठीक है जी डॉक्टर साहब, अब ये चूंकि वजीर खजाना नए आए हैं लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, अभी बजट भी सर पर खड़ा है और वो भी IMF की जो ख्वाहिशात हैं उसको मद्देनजर रखकर बनाना पड़ेगा। तो कितने चैलेंजेस आप इस हुकूमत के लिए और नए वजीर खजाना के लिए देख रहे हैं? देखिए, सीधी बात है कि पहले मैं आपको 2 फिगर्स दे दूं। 2018 में जब आज़ादी को 71 साल हुए थे, हमारे ऊपर टोटल कर्जे जो थे वो 30,000 अरब के थे। अब ये 81,000 अरब रुपए के पहुंच गए हैं, यानी तारीख में सबसे ज़्यादा। और 2018 में रुपए की कदर थी 121 एक डॉलर, अब ये 279 पर है। तो महंगाई जो 4.7 थी अब ये 23 पर है। अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्टें देखें और मैंने जो कुछ कहा है पिछले 2 वर्षों में, इस सारी तबाही बर्बादी की जिम्मेदार अशराफिया की मईशत और बैंक्स हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि बैंकों ने पिछले 5 या 6 वर्षों में पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके अपना मुनाफा बढ़ाया है, ये रिकॉर्ड पर है। उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, रुपए की कदर गिराई है, स्टेट बैंक ने लिख दिया है कि इन बैंकों ने रुपए की कदर गिराई, जो पाकिस्तान तबाह हुआ, इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और इसमें यही बैंक शामिल हैं बड़े, उन पर जुर्माना किया गया। अब आप ये उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर 1। दूसरी बात बड़ी अहम मैं बता रहा हूँ, 2018 में इनका मुनाफा था, ये आपके सवाल का जवाब है, 2018 में उनका मुनाफा था 242 अरब रुपए टैक्स से कबल, अब ये 1000 अरब हो गया। यानी कितना ज़बरदस्त 5 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ा? कि इन तिजारती बैंकों ने कर्जे देने का जो इनका काम था उसको छोड़ दिया और तकरीबन। ठीक है, चलें शाहिद साहब, बड़ी माजरत आज चूँकि वक्त बड़ा कम है तो इसको हम यकीन अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इस पर डिटेल से हम जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।